अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर का अपना छठा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। उर्दू में हम इसे कहेंगे हर हरकियाती आमाल में होने वाले काम। ओके, अब यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो हमारा मेन टॉपिक है वर्क डन, यानी काम किया गया काम या होने वाला काम। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होते हैं पहले हमको ये देखना पड़ेगा, और कितने होते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हम ये सब डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में एक बार हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है वो रिवाइज़ कर देते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से ये आर्टिकल समझ में आए और पुरानी तमाम बातें जो है वो आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो क्या होती है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम यानी उर्दू में इसे कहेंगे हर हरकियाती निज़ाम। ये वो चीज़ होती है जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन हो, मतलब जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो उस चीज़ को हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं ओके, तो हम उसका प्रेशर देखते हैं, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स, उसकी कमियत, उसकी एनर्जी, उसकी एंथैल्पी, उसकी इंट्रॉपी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम इस स्ट्रीम के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, जब हम ये तमाम अलग अलग फैक्टर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो ये स्टडी के दौरान हमको पता चलता है कि कई मरतबा थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंदर कुछ वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं और बाकी कुछ चेंज होते जाते हैं। ओके, और उसकी वजह से होता ये है कि ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम की स्टेट जो है, उसकी जो हालत है वो हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है, वो चेंज होती है। ओके, तो थर्मोडायनामिकल सिस्टम की स्टेट का बदलना, उसमें चेंज आना, उस चीज़ को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम। ओके, यानी हर हरकियाती निज़ाम की हालत में होने वाली तब्दीली को हर हरकियाती अमल कहते हैं। ओके, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है थर्मोडायनामिकल सिस्टम की, तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस की। ओके, तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस इज द एक्चुअली इट इज़ द चेंज इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम। ओके, अब हमको यहाँ एक ख़ास चीज़ ये देखना है कि थर्मोडायनामिकल जो प्रोसेसेस हैं ये यानी हर हरकियाती आमाल जो हैं ये कितने किस्म के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले उनके कुछ लिस्ट बना लेते हैं कि कितने किस्म के थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस या जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नंबर 2 इसी तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके अलावा हो सकता है आइसोबारिक प्रोसेस। इसके अलावा हो सकता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, ये चार बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो मैंने यहाँ पे जिनके मैंने नाम लिखा हूँ। ओके, इनके अलावा कुछ और प्रोसेस भी हैं जो हमको देखना है या जिनको हमको पढ़ना है। उनमें से एक प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस। इसी तरीके से हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, और उसी तरीके से हम देखेंगे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इनके मीनिंग क्या है तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले आप देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पर वर्ड है आइसो मतलब एक जैसा, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी ऐसा हर हरकियाती अमल जिसके दौरान दर्जे हरारत या टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है उसे आइसोथर्मल प्रोसेस, या उर्दू में हम उसे कहेंगे हम तपिश अमल कहते हैं। ओके, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा अमल होता है जिसमें
निज़ाम यानी सिस्टम और सराउंडिंग इनके दरमियान हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ओके, यानी हरारती तवानाई जो है, हरारत या तपिश जो है, वो ना तो सिस्टम के अंदर आती ना सिस्टम में से बाहर जाती, तपिश कांस्टेंट हो जाती। ओके, अगर तपिश का चेंज इन हीट अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो हम उसको कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा अमल है जिसके दौरान तपिश ना तो सिस्टम से बाहर जाती है ना बाहर से सिस्टम के अंदर आती है। ओके, ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता, यानी जिसके अंदर दबाव जो है, प्रेशर जो है वो बिल्कुल मुस्तकिल रहेगा शुरू से लेकर आखिर तक, उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा ही एक अमल हो सकता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब रहेगा एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल जिसके दौरान वॉल्यूम जो है, हजम जो है वो कांस्टेंट रहेगा शुरू से आखिर तक। अगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है उसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता। इसको हम उर्दू में चक्रीदार अमल कहेंगे, चक्करदार अमल। ओके, चक्रीदार या चक्करदार अमल मतलब जो चक्कर मारकर वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है, उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर रास्ते से सिस्टम जो है वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, यानी पहले वाली जो हालत है उसी हालत में वो सिस्टम फाइनल कंडीशन से इनिशियल कंडीशन के अंदर वापस आ जाती है, उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो गई थी। ओके, इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसको बैक डायरेक्शन के अंदर पलटाया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको पलटाया नहीं जा सकता, मतलब जिसको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर पलटा नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली इन दो पर है, यानी हम ये बाकी प्रोसेस को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस, ये दो प्रोसेसेस को हमको डिटेल्स में कवर करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो मेन हमारा जो पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट जो मेन हमको करना है डील, वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस ये हमारी मेन हेडिंग हो गई आज की। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप याद रखो, आइसो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसा, मुस्तकिल, और यहाँ जो वर्ड है थर्म, उसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम उस प्रोसेस को, उस अमल को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन। अब यहाँ पर हमको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, यानी इस दुनिया के अंदर हमको आइसोथर्मल प्रोसेस कहाँ नज़र आएगा। तो आप याद रखो, आइसोथर्मल प्रोसेस इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर कोई गैस, अगर आपने कोई निज़ाम लिया और कोई सिस्टम लिया और उसके अंदर कोई आइडियल गैस ले लिए और आप उसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हो, बहुत ही स्लो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, बहुत स्लो। आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। आप उसको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गर्म कर रहे हो, इतने धीरे धीरे गर्म कर रहे हो कि वो गैस सिर्फ फैल रही है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, उसका दर्जा हरारत कांस्टेंट रह रहा है। ओके, लेकिन उसके ज़रिए एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वो वर्क डन कर रही है, वो फैल रही है, वो जो गैस है वो फैल रही है, वो एक्सटर्नल वर्क डन कर रही है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की ये वाली एग्जांपल आप याद रखो, स्लो हीटिंग ऑफ आइडियल गैस, यानी किसी भी आइडियल गैस को अगर आप बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे अगर आप उसको गर्म कर रहे हो, उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी आप याद रखो,
और वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ का पिघलना। आप याद रखो, बर्फ़ जब धीरे धीरे पिघलती है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बर्फ़ का पिघलना जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, अब हम देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम कैसे होगा। ओके, तो पीवी डायग्राम अगर हमको इसका बनाना है तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ले लेंगे, हजम ले लेंगे, और वाई महवर के ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट 0 होगा। अब आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो एक सिस्टम है जो इनिशियली इस पोजीशन में है, इसका नाम ए रख देते हैं। तो ए पॉइंट पर अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो आप देखो उसके कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ से कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं, इस अंदाज में। ये वॉल्यूम होगा V1 और ये प्रेशर होगा P1, इसलिए मैं इसकी पोजीशन यहाँ पर ऐसे बता सकता हूँ P1 V1। ओके, ये इनिशियल कंडीशन हो गई, यानी इब्तदाई हालत उस पर्टिकुलर निज़ाम की या उस पर्टिकुलर आइडियल गैस की इस तरह से है। मान लो कि ये यहाँ से चेंज होकर इस तरह से गया, इस जगह पर गया, ऐसे तब्दील होकर यहाँ आ जाता है, और ये वाली जो पोजीशन है, सपोज़ करो कि ये पॉइंट बी है, फाइनल स्टेट उसकी। तो अगर मुझे फाइनल स्टेट के ऊपर अगर उसकी हालत देखना है तो मैं यहाँ से उसके पहले प्रेशर को देख लेता हूँ कि उसका प्रेशर क्या होगा। तो इस जगह पर उसका प्रेशर आ जाएगा P2, और इस जगह पर उसका वॉल्यूम आ जाएगा V2, और इस तरह से इसकी हालत बन जाएगी P2 V2। ओके, यहाँ पर आप एक ख़ास बात याद रखो कि ये पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट है, यानी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे और कांस्टेंट टेम्परेचर रखकर उस पर्टिकुलर थर्मोडायनामिकल सिस्टम को ए से लेकर बी तक, यानी ए हालत से बी हालत तक हमने उसको पहुंचाए, धीरे धीरे करके उसको यहाँ तक लेकर आए, जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी चेंज हुआ, उसका वॉल्यूम भी चेंज हुआ, लेकिन उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। आप याद रखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसे कहते हैं पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी हम तपिश अमल जो है उसके लिए दबाव हजम खाका, पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, इस पर्टिकुलर इस पीवी डायग्राम को देखकर एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। ओके, और ये स्लो के अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ये इस तरह जाएंगे, यानी इसका जो स्लोप आएगा वो बहुत बहुत कम आएगा। यानी इस कर्व का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप बहुत ही कम आने वाला है, बहुत छोटा नंबर आएगा, वो बहुत ही छोटा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये इसका जो ऐसा डेविएशन जो हो रहा है उसका जो इस तरह, यानी आप देखो कि अगर स्लोप निकालना है इसका तो वो स्लोप हमको कुछ तो भी इस तरह से निकालना पड़ता है, यानी पर्टिकुलर इस पॉइंट पर। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को देखकर इसका स्लोप काफ़ी छोटा आने वाला है, काफ़ी कम आएगा। ओके, ये था पीवी डायग्राम आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब हमको देखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं हम कि वर्क डन किस तरह से निकालेंगे। आप याद रखो कि जब हम किसी पर्टिकुलर आइडियल गैस के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए। आप याद रखो कि उस आइडियल गैस का एक हरारत नोई या हरारत खुसूसी होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मुस्तकिल हजम पर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसकी स्पेसिफिक हीट होगी, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं CV, और उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो है ΔU/ΔT, बराबर है। और अगर ये ΔT को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो एक फार्मूला आ जाएगा ΔU = CV × ΔT। ये फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा हूँ ये फॉर 1 मोल है, और अगर मुझे n मोल लेना है तो मैं n मोल के लिए इसको लिख सकता हूँ n टाइम्स CV × ΔT। आप ये फार्मूले को अपने दिमाग में बिठा के रखिए। ये फार्मूला है इंटरनल एनर्जी का, अंदरूनी तवानाई का। कोई भी निज़ाम, किसी भी हरकियाती निज़ाम के अंदर उसकी अंदरूनी तवानाई के लिए अगर कोई कंसेप्ट या कोई फार्मूला हो सकता है, कोई भी प्रोसेस के अंदर, वो ये फार्मूला है। ओके, तो एक काम करते हैं, इस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ ΔU = n टाइम्स CV × ΔT। ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात कर रहा हूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 होना चाहिए। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर ΔT जो है 0 होगा, और अगर ΔT 0 हुआ तो ये फार्मूला बन जाएगा
डेल्टा यू इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इंटू ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई? ज़ीरो। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की एक बहुत ही ख़ास उसकी एक बहुत ही ख़ास एक प्रॉपर्टी हमको मिल गई, एक कैरेक्टरिस्टिक हमको मिल गया कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो ज़ीरो होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ऑलवेज ज़ीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ये एक बात हो गई। अब हम दूसरी एक और बात करते हैं इसके अंदर। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको कहता है कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज गिवन इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी प्लस डूइंग द वर्क डन। ओके, हीट हमेशा जो है वो कायम इस्तेमाल होती है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और वर्क डन करने में, फैलने में, यानी एक्सपांशन के अंदर। अगर वो एक्सपांड होती है तो एक्सपांशन में। ये हमारा जनरलाइज फार्मूला है काय का? आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब ये फार्मूले के अंदर डेल्टा यू ज़ीरो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो भी हीट एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा। ओके, और यही रीज़न है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, बहुत बड़ा वर्क डन, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होती है, और इसीलिए हीट एनर्जी का कुछ भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता। ओके, ज़ाया नहीं होता। इसीलिए पूरी की पूरी हीट एनर्जी जो है वो काम में तब्दील हो जाती है, वर्क डन में तब्दील हो जाती है, और इसीलिए वो वर्क डन आज़म होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, क्लियर? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम होते हैं, मतलब दोनों की कुछ तो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओके, पॉजिटिव मीन्स अगर हम उसको एक्सपांशन के रूप में अगर हम उसको ले रहे हैं तो। ओके, एक चीज़ ये हो गई। अब यहाँ पर एक और तरीके से मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। आप देखो, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब हीट सप्लाइड इज़ इक्वल टू वर्क डन। और मैंने अभी जस्ट रवानी में मैंने ये बोल दिया कि हीट एक्सपांड हो रही है। ओके, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दोनों बातें बता देता हूँ। अगर मान लो हीट एक्सपांड होती है, अगर हीट फैलती है, तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू है इट विल बी पॉजिटिव। अगर वो फैलती है तो जब वो गैस फैलेगी उसका हजम अगर बढ़ेगा तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मान लो वो कॉम्प्रेस होती है, कॉम्प्रेस होती है मतलब उसका हजम अगर दबता है, वो कम होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डेल्टा डब्ल्यू जो है वो निगेटिव आ जाएगा। ओके, अब डेल्टा डब्ल्यू अगर पॉजिटिव है तो हीट पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू अगर निगेटिव है तो हीट निगेटिव। ये इसका कंसेप्ट होगा, ये इस तरह का उसका मतलब रहेगा। ओके, ये था मामला आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन और हीट का कंसेप्ट ड्यूरिंग एक्सपांशन, ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। तो आप लोग देखिए, वर्क डन के लिए हमारे पास एक सिंपल कंसेप्ट है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। अगर किसी गैस को हम गर्म करते हैं स्लोली, मतलब एकदम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, और उसका हजम जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है अगर, तो किया गया काम इतना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी। इसको दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मतलब होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी। और जैसा हमने देखा था पी वी डायग्राम के अंदर कि इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 था। ओके, ये है वर्क डन का, समझ लो, स्टार्टिंग फार्मूला। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर P की वैल्यू लाना है। तो P की वैल्यू लाने के लिए आप सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि किसी भी थर्मोडायनामिकल सिस्टम को या किसी भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को डील करते वक्त हम कुछ अजम्पशंस करेंगे। उनमें से एक बेसिक अजम्पशन ये है कि जो सिस्टम है वो आइडियल गैस है। ओके, और अगर वो आइडियल गैस है तो फिर इट विल फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू NRT। तो अगर ये इस फॉर्मूले को अगर उसने फॉलो करना है तो मैं वे काम करूँगा, इस V को इधर शिफ्ट कर देते, तो ये क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। इसको उठाकर यहाँ रख देंगे। ओके, समझ में आया? एकदम सिंपल कंसेप्ट है। पहले आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करें, उसमें से P की वैल्यू बना दिया, और अब इसको इक्वेशन 1 में रख दो। तो जैसे ही आप इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, ये आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, P की जगह पर आ जाएगा NRT अपॉन V इंटू डी वी।
ओके, चलो पहले इतना नोट कर लो आप लोग, हर चीज़ को बराबर साथ साथ, क्योंकि अभी बड़े बड़े डेरिवेशन है, इनको आप मेरे साथ ही नोट करते जाएंगे। चलो ठीक है, ये हो गया, इंटीग्रेशन तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप याद रखो जो कांस्टेंट है उनको हम इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, W इज इक्वल टू, आप देखो NRT तीनों भी कांस्टेंट है, NRT बाहर इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, और ये हो जाएगा 1/V इंटू DV। ओके, अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे कांस्टेंट्स को बाहर किया हूँ, तो अब मुझे इंटीग्रेशन में एक ख़ास चीज़ मिल गई। आप देखो, आप लोगों ने इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/x dx। जब भी हम इंटीग्रेशन 1/x करेंगे, 1/x dx लेंगे, इसका आंसर हमेशा आएगा log of x टू द बेस e। यानी आंसर हमेशा क्या होता है, log of x टू द बेस e। ओके, अब 1/x dx का इंटीग्रेशन किए, वो आंसर आ गया log x टू द बेस e। तो 1/v dv का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा log v टू द बेस e। ओके, e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब यहाँ पर हम वही वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, यह आ जाएगा W इज इक्वल टू NRT, और ये इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन का फार्मूला आ गया log ऑफ v टू द बेस e, और कहाँ से कहाँ तक है, उसकी लिमिट्स हैं V1 से V2 तक। ओके, तो इस तरह से इंटीग्रेशन 1/v dv का आंसर आ गया log v, और हमने लिमिट्स लगा दिए। अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते, यह आ जाएगा W इज इक्वल टू NRT इन ब्रैकेट। आप याद रखो, जब भी हमारे पास लोअर और अपर लिमिट होते हैं तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। इसका मतलब ये हो जाएगा log v की जगह पर V2 लेना पड़ेगा टू द बेस e, माइनस log v की जगह पर V1 लेंगे टू द बेस e। ओके, हर स्टेप को बराबर आप नोट डाउन करते जाओ। अब यहाँ पर मैं एक लॉगरिदम का एक पुराना फार्मूला आपको याद दिलाता हूँ। आप देखो, हमने ये फार्मूला कई बार देखा हुआ है, log a/b इज ऑलवेज इक्वल टू log a माइनस log b। यानी अगर मान लो a/b, a को अगर b से डिवाइड कर रहे हो कोई नंबर से, और उसका आप log ले रहे हो, तो उसका आंसर क्या होगा, log a माइनस log b। इसको उल्टा करके आप इमेजिन कर सकते हैं, log a माइनस log b अगर है तो इसका मतलब होगा log a/b। तो ये वाली चीज़ अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो log v2 माइनस log v1, इसका मतलब हो जाएगा log v2/v1। ओके, सिंपल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। चलो देखो ये क्या हो सकता है अगर इसको अप्लाई किए, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू NRT इन ब्रैकेट log v2, और माइनस log v1 है, यह आ जाएगा log v2/v1। ओके, और यहाँ log का बेस e रहेगा। अब ये जो फार्मूला आपके पास दिख रहा है, वैसे तो ये फाइनल फार्मूला आ गया है। ओके, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि यहाँ log का जो बेस है वो e है, और जो log हम आमतौर पे log बुक में, यानी log टेबल के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो log टू द बेस 10 है। तो यहाँ पर हम एक कन्वर्शन फैक्टर जो है वो याद रखेंगे आप, मतलब वो आपको याद करना पड़ेगा। आप याद रखो, log टू द बेस e अगर है तो उसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू होती है वो है 2.303 log टू द बेस 10। ओके, आपको डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा। log e को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप याद रखो हमारे पास log बुक जो है वो log टू द बेस e की नहीं होती है, हमारे जो log टेबल है वो log टू द बेस 10 की होती है, इसलिए हमको ये कन्वर्शन आना चाहिए। तो log टू द बेस e को कन्वर्ट करेंगे log टू द बेस 10 में। अब जैसे ही इसको 10 करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, W इज इक्वल टू, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते, यह आ जाएगा NRT इन ब्रैकेट log टू द बेस e, log टू द बेस 10 में जब कन्वर्ट करे, यह आ जाएगा 2.303 log, ब्रैकेट में आ जाएगा v2/v1 टू द बेस 10, ये इस तरह से। ओके, और जाहिर सी बात है, अब जो बड़ा ब्रैकेट है अगर आपने उसको खोल दिए तो वो जो नंबर 2.303 है वो बाहर आ जाएगा, और इस तरह से आपको फॉर्मूला मिलेगा W इज इक्वल टू 2.303 इंटू NRT इंटू लॉग, और लॉग में आ जाएगा v2/v1। याद रखो यहाँ पे टू द बेस 10 होगा। ओके, ये है वर्क डन का फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक और तरीके से हम इसको बदल सकते हैं, एक और रूप से इसको, मतलब एक और रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। आप लोग देखो, हमने
बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है आइडिया। इससे पहले हम लोगों ने जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो देखा था उसके अंदर हम बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओके, बॉयल्स लॉ का ये कहना था कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो P इंटू वी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर P इंटू वी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि P1 इंटू वी वन हमेशा P2 इंटू वी टू के बराबर होगा। ओके, ये चीज़ समझ में आई। यानी ये P प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो पहली कंडीशन में ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन में ये प्रोडक्ट, तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 इज इक्वल टू होगा P3 V3 एंड सो ऑन। ये सब कांस्टेंट आएगा प्रोडक्ट। ओके, अब एक काम करो आप लोग, ये V2 को V1 को उधर शिफ्ट कर दो और P2 को इधर ला लो। यह आ जाएगा P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। ओके, आप देखो V2 बाय V1 उसकी वैल्यू क्या आ गई, P1 बाय P2। इसका मतलब आप इस V2 बाय V1 को हटा सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं P1 बाय P2 से। तो जैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे आपको जो फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पर वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा, W इज इक्वल टू 2.303 इंटू NRT इंटू लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा P1 अपॉन P2 टू द बेस 10। याद रखो ये दोनों फॉर्मूले जो आपके पास लिखे हुए हैं ये दोनों फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी वर्क डन के फार्मूले, वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी जब भी कोई सिस्टम के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उस वक्त उसका वर्क डन का ये भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है और ये वाला फार्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है। दोनों फार्मूले सेम है, दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ओके, इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको इतना कंसेप्ट जो है वो आ गया होगा इसका समझ में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और कवर कर देता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर। वो भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स में उनकी भी बात हो चुकी है पहले। आप देखो, अगर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं इसका, मान लो कि मैं यहाँ पर प्रेशर ले लेता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम ले लेता हूँ, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व है वो कुछ तो भी ऐसा होगा, फ्रॉम A टू B, ये इस तरह से। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर कर्व का, यानी ये जो आइसोथर्मल कर्व जो है जो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है, अब क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है इसलिए इस कर्व को आइसोथर्म भी कहा जाता। ये वर्ड भी आप याद रखो, इसको आइसोथर्म कहेंगे। आइसोथर्म का मतलब होता है द कर्व विच इज़ प्लॉटेड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर इन पीवी डायग्राम। यानी पीवी डायग्राम के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जो कर्व हमको मिलता है उस कर्व को, ये जो कर्व है उर्दू में इसको मुनहनी कहते हैं। ओके, इस कर्व को, तो कर्व को मुनहनी कहेंगे और इस मुनहनी का नाम आइसोथर्म है। ओके, चलो ठीक है, ये हो गई एक बात। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इस आइसोथर्म, ये जो आइसोथर्म है यहाँ पर, इसका स्लोप जो है वो पूछा जा सकता है। तो इनकेस अगर मान लो इस का स्लोप अगर हमको मालूम करना हो तो इसका एक आसान आइडिया ये रहेगा कि हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे। बॉयल्स लॉ है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब एक काम करते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से लेंगे, अगर प्रेशर को कांस्टेंट लिए तो चेंज इन वॉल्यूम, प्लस अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट लिए तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। अब आप याद रखो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर कर्व के लिए अगर स्लोप निकालना है तो पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि स्लोप का फॉर्मूला होता क्या है। आप याद रखो, स्लोप का एक ही फॉर्मूला है और वो है dy/dx, मतलब वाई एक्सिस का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। अब वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा dp/dv, क्योंकि वाई एक्सिस पे p है, एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है, तो dp/dv ये इसका स्लोप रहेगा। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखकर एक काम करेंगे, इस dv से डिवाइड कर लो दोनों साइड को। जब आप दोनों साइड को डिवाइड कर लेंगे dv से तो ये हो जाएगा p प्लस v इंटू dp/dv इज इक्वल टू 0। 0 को कैसे भी डिवाइड करें तो उतना ही आना है। ओके, ये आ गया एक जनरल फार्मूला। अब आप एक काम करो, इस p को उधर भेज दो,
ये हो जाएगा P इंटू डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी, क्योंकि ये प्लस पी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और फिर बाद में आखिरी में आप v को शिफ्ट कर दो। जैसे आप v को शिफ्ट करेंगे आपको फॉर्मूला मिलेगा डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है स्लोप का, यानी हमको यहाँ पर स्लोप की जो कीमत हमको मिली वो मिली माइनस पी अपॉन वी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व होता है जिसको आइसोथर्म कहते हैं, उस आइसोथर्म का स्लोप हमेशा निगेटिव होता है, और वो निगेटिव स्लोप कितना होता है, पी अपॉन वी के बराबर। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रोसेस पर। हमारा जो दूसरा प्रोसेस जो आज हमको डील करना है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, उर्दू में इसे हम कहेंगे हर ना गुजार अमल। ओके, ये जो वर्ड है आप देखिए, हर यानी हरारत, ना यानी नहीं, और गुजार यानी हरारत का ना गुज़र हो, ऐसा अमल जिसमें हरारत का गुज़र नहीं होता है। द प्रोसेस इन विच हीट इज़ नॉट एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट का लेन देन, उसका एक्सचेंज, उसका ट्रांसफ़र अगर नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, इसकी आप याद रखो, एक एग्ज़ाम्पल आप याद रखो। इसके बहुत सारी अलग अलग एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे सिंपल जो एग्ज़ाम्पल है वो है हमारी गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो अचानक जब पंक्चर हो जाते, अचानक जब वो फूट जाते, तो टायर का फट जाना जो होता है सडनली, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। इसी तरह से मान लो आपने एक बलून लिया, उस बलून के ऊपर आपने एक पिन से उसको ऐसा चुबा दिया और वो एकदम से सडनली वो फूट गया एकदम। तो जैसे ही वो बलून फटेगा, वो उसका फटने का जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये दोनों एग्जांपल से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ ए वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। अभी हमने आइसोथर्मल प्रोसेस देखे थे। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमको क्या चीज़ दिखी थी, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था, एकदम स्लो, बहुत ही स्लो। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस उसका एकदम उल्टा है। एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ ए वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। ओके, अब इस प्रोसेस के अंदर जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होती है, मतलब ना सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। और जब हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि Q इज़ ऑलवेज ज़ीरो। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस की पहचान जो है वो ये है कि Q इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी करेंगे। अगर हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन अगर अप्लाई करना है तो हम इस तरह से लेंगे Q इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्योंकि ये हमारा ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ओके, अब अगर ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है तो यहाँ एक चीज़ कन्फर्म है कि Q इज़ ज़ीरो, तो आप इसमें Q की जगह पे ज़ीरो ले लो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा U या डेल्टा W में से किसी एक को भी शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे फार्मूला डेल्टा W का मिल जाएगा। मतलब डेल्टा W को अगर मैं इधर ला लेता हूँ तो फार्मूला आ जाएगा डेल्टा W इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा U, क्योंकि ये दोनों भी इधर पॉजिटिव है, दोनों में से किसी को एक को इधर लाओगे तो वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा W इज़ इक्वल टू आ गया माइनस डेल्टा U। इससे एक चीज़ कन्फर्म हो रही है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो काम है, जो वर्क है, वो हमेशा इंटरनल एनर्जी के अपोजिट होगा। अगर कभी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आती है, अगर किसी एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है तो वर्क डन निगेटिव होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी निगेटिव होती है तो फिर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, क्लियर? आप चाहो तो देखो इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो कि डेल्टा U इज इक्वल टू पॉजिटिव x है। ओके, पॉजिटिव वैल्यू मान लो डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कंडीशन में डेल्टा W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ प्लस एक्स, और माइनस ऑफ प्लस एक्स क्या होगा, तो माइनस एक्स, मतलब वर्क डन निगेटिव आ गया। ओके, और अगर मैं यहाँ पर डेल्टा U की वैल्यू माइनस एक्स लेता हूँ
मान लो कि मैंने इंटरनल एनर्जी को निगेटिव ले लिया हूँ, तो वर्क डन जो आएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस एक्स आ जाएगा। ये इस बात का मतलब है, यानी वर्क डन और इंटरनल एनर्जी, किया गया काम और अंदरूनी तवानाई, ये दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। ओके, क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था एडियाबेटिक प्रोसेसेस का। ओके, अब हम एक और पॉइंट पे चलते हैं। पहले मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह पे नोट कर देता हूँ ताकि इसको हम फिर से यूज़ करें। ये पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा पॉइंट जो हमको अभी मिला वो ये था कि डेल्टा डब्ल्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ओके, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस की ये दूसरी पहचान है कि उसमें किया गया काम हमेशा अंदरूनी तवानाई के अपोजिट होता है, उसके मुखालिफ, उसका मनफी होता है। ओके, अब हम एक और पॉइंट पे चलते हैं और वो पॉइंट हमारा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, मतलब सीवी का। आप लोग देखो, सीवी के लिए हमारे पास एक सिंपल कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। ओके, अंदरूनी तवानाई का अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये जो तनासुब होगा ये सीवी होता है। ये डेल्टा टी को आप इधर ला लो, आपको डेल्टा यू का फॉर्मूला मिल जाएगा सीवी इंटू डेल्टा टी। याद रखो ये फॉर्मूला एक मोल के लिए है, और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल n हो तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू n टाइम्स सी वी इंटू डेल्टा टी। ओके, ये फॉर्मूले को भी आप याद रखो क्योंकि ये भी एक जनरल फॉर्मूला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अंदरूनी तवानाई का, इंटरनल एनर्जी का। तो यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पे ये फॉर्मूला इस जगह पे नोट करके रख देता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू n टाइम्स सी वी इंटू डेल्टा टी। ओके, अब हमको देखना है वर्क डन का कंसेप्ट, यानी वर्क डन का फॉर्मूला। तो देखो, मैं वर्क डन का जो वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, मैं ये फार्मूला आपको दो अलग अलग तरीक़ों से करके बताता हूँ। पहले मैं एकदम सिंपल मेथड से बताऊँगा, एकदम सिंपल, और फिर बाद में थोड़ा सा हम जो हमारी बुक्स में जो मेथड दिया हुआ है, फिर हम सेकंड मेथड, हम बुक वाला मेथड ले लेंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। आप लोग देखो, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के चैप्टर में मेयर्स रिलेशन पढ़ा हुआ है। ओके, मेयर्स रिलेशन। अब मेयर का जो रिलेशन था वो ये वाला था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा आर के बराबर होता है। ओके, एक चीज़ ये हो गई। एक और बात आप याद रखो कि जो एडियाबेटिक रेशो है गामा, जिसको गामा कहते हैं, इसका एक्चुअली नाम क्या है, एडियाबेटिक रेशो। ओके, एडियाबेटिक रेशो जो है गामा, वो हमेशा होता है सी पी अपॉन सी वी, इन दोनों का रेशो, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट, इन दोनों का जो रेशो है वो गामा होता है। ओके, इसमें यहाँ पर एक और बात आप याद रख लो, एक और चीज़ अपने दिमाग में रखो कि सी पी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। सी पी हमेशा बड़ा है सी वी से। अगर सी पी सी वी से हमेशा बड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। इसका मतलब गामा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको भी आप याद रखो कि गामा एडियाबेटिक रेशो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1 है? क्योंकि सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। चलो ठीक है, अब आप एक काम करो, यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला आप दिख रहा है आपको, इसमें थोड़े से हम चेंजेस करेंगे। ये सी वी को इधर ला लो, तो ये ऐसा हो जाएगा, सी वी मल्टीप्लाइड बाय गामा इज इक्वल टू सी पी, बराबर है। सी पी की वैल्यू क्या आ गई, सी वी इंटू गामा। ये वैल्यू सी पी की उठाकर यहाँ रख देते। अगर ये कीमत को हम यहाँ ला के रख देंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बन जाएगा। ये बन जाएगा सी वी इंटू गामा, यानी ये सी पी की जगह पर मैंने ये वैल्यू ले लिया, माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ओके, अब ये काम करो, सी वी को कॉमन निकाल लो। अगर सी वी कॉमन निकालेंगे तो याद आएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर। ओके, और अब एक काम करो, सी वी की वैल्यू निकाल लेते इस पे से, यह आ जाएगा सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। ओके, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जो कीमत हमको मिली वो मिली आर अपॉन गामा माइनस 1। अब एक काम करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है सी वी का, इसको उठाकर हम इंटरनल एनर्जी में रख देते लाकर।
ये फॉर्मूले में जो इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट हमारा है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ ला के रख देता हूँ, आप सब गौर से देखो हर स्टेप को बराबर, मैंने कहाँ से क्या किया हूँ, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा n टाइम्स CV की जगह पर ये वैल्यू ले लेते, ये आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। देखो आप लोग ध्यान में आया होगा आपके, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमारे पास मिला, ये फॉर्मूले को वर्क डन में कन्वर्ट कर देते, इसको यूज़ करके ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था शुरू में ही कि डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब अगर मुझे वर्क डन निकालना है एडियाबेटिक प्रोसेस का तो वो होगा माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब ये आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू की ये कीमत हमको मिली है, तो ये कीमत कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। ओके, और अब आप एक काम करो, ये माइनस साइन को अगर अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये गामा माइनस 1 का 1 माइनस गामा हो सकता है, यानी इसको हम निगेटिव बाहर निकाल लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू एन आर, यानी n इंटू आर, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाइड है, ये माइनस साइन अंदर इंट्रोड्यूस किया तो ये उल्टे हो गए, ये हो जाएगा 1 माइनस गामा और साथ ही साथ इंटू डेल्टा टी भी ऊपर है। ओके, तो इसका मतलब डेल्टा W के लिए फॉर्मूला क्या मिल गया, एन आर अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, लेकिन डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। आप याद रखो डेल्टा टी हमेशा क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये चीज़ हम यहाँ ला के रख देंगे। अगर इसको यहाँ ला के रख दिए तो ये आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू एन आर इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ओके, ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम कहेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कोई भी एडियाबेटिक प्रोसेस अगर होता है थर्मोडायनामिकल सिस्टम के अंदर तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला होगा एन आर T2 माइनस T1 ब्रैकेट में अपॉन में 1 माइनस गामा। ओके, ये है वर्क डन का मेन कंसेप्ट या वर्क डन का मेन फॉर्मूला। ओके, आइए अब हम इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा जो मेथड हमको देखना है, मतलब जो हमारी मतलब टेक्स्ट बुक्स में जो दिया जाता है आमतौर है मौजूद है वो आमतौर पे, वो वाला फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं, पहले किस तरह से हमको ये करना है उसको एक बार देख लो। सबसे पहले आप याद रखो कि वर्क डन इज़ गिवन बाय P इंटू डी वी, जनरल कंसेप्ट। ओके, वर्क डन हमेशा क्या होता है, P इंटू डी वी का। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू डी वी। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P इंटू डी वी, इक्वेशन नंबर 1। यानी कोई मसला नहीं है, जैसा हमने पहले किए थे आइसोथर्मल प्रोसेस में सेम वैसा ही हमने इसको किया। ओके, अब आगे बढ़ाते इसको। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किए थे तो हमने बॉयल्स लॉ यूज़ किए थे। ओके, बॉयल्स लॉ जो है वो आपको याद होगा डेफिनेटली। बॉयल्स लॉ था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम पर हमने बॉयल्स लॉ यूज़ किए। अब हमको करना है, अब हमारा जो अभी का जो टॉपिक है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर करना है तो उसके अंदर हम एक दूसरी इक्वेशन जो है वो यूज़ करने वाले हैं। और ये जो दूसरी जो इक्वेशन है तो ये एक्चुअली इक्वेशन इस तरह से होती है, बॉयल्स लॉ ये वाला था, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बॉयल्स लॉ को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो ये मॉडिफिकेशन एक्चुअली पॉइजन ने किया था। तो पॉइजन की इक्वेशन कहेंगे उसको, पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी आप याद रखो कि ये जो प्रोसेस, ये वाला जो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है ये आइसोथर्मल के लिए है। और अगर मुझे इसको एडियाबेटिक के लिए अगर लिखना है तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आ जाएगा पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रखो ये वाली जो इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू NRT या पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल्स लॉ है। और पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये जो है ये पॉइजन्स लॉ है।
या पॉइजन्स इक्वेशन है। ओके, चलो ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब हमको एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर इसको आगे बढ़ाना है, तो अब एक काम करते हैं, पी वी टू द पावर गामा एडियाबेटिक रेशियो है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, मैं उसका डिटेल और बताऊंगा अभी आगे चलकर। ओके, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो अब एक काम करते हैं, फर्ज कर लो कि ये कांस्टेंट के है, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ओके, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट के लिया हुआ है, और अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक ले रहे हैं तो उसको कैपिटल सी लिया हुआ है। एनीथिंग, कुछ भी ले सकते, अपने ऊपर है वो। तो चलो मैं उसको के ले लेता हूँ। तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के ले लिए। अब वी टू द पावर गामा को उधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू के अपॉन वी टू द पावर गामा। और अब ये जो पी की ये जो कीमत है वी अपॉन के अपॉन वी टू द पावर गामा, इसको उठाकर इक्वेशन 1 में ला लेते हैं। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में लाओगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 टू V2, यानी V1 से V2 तक इंटीग्रेशन करना है। और P की जो कीमत है वो ये वाली है, वो कीमत है K अपॉन V टू द पावर गामा, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम dV। ओके, मुझे उम्मीद है आपको इतना ध्यान में आ गया होगा। अब एक काम करो, आप K को बाहर कर दो, K कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर V टू द पावर गामा नीचे है। ओके, और जब आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर लाते हैं तो उसका पावर जो है वो निगेटिव हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 अपॉन एक्स का पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर -2, यानी ये पावर 2 जो है ये ऊपर आकर क्या हुआ, माइनस हो गया। तो सेम यहाँ पर भी वैसी होगा, ये v का पावर हो जाएगा माइनस गामा इंटू डी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। चलो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो। और क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, इसलिए आप हर चीज़ को बहुत इत्मीनान के साथ में, इस वीडियो को बार बार आप पॉज करके जो है उसको नोट करो और समझ समझ कर लिखते जाओ। ओके, चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, इस इंटीग्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। यानी मान लो कोई वेरिएबल x है और उसका पावर n है। ओके, n इज़ एनी नंबर, और आप उसका इंटीग्रेट कर रहे हो, तो x टू द पावर n का जब आप इंटीग्रेशन लेंगे, उसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर आएगा x का पावर n+1 अपॉन n+1। यानी उस x के पावर में उस वेरिएबल का जो पावर है वो 1 से बढ़ भी जाएगा, और वो जो n+1 जो पावर आया उसी से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, अब अभी के फॉर्मूले के अंदर क्या चीज़ है, तो आप लोग एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर इसको पहले मिटा देता हूँ। आप लोग बहुत गौर से एक चीज़ देखो, इंटीग्रेशन x की जगह पर v है, और n की जगह पर है माइनस गामा, और dx की जगह पर है dv। तो ये वाला कंसेप्ट अगर यहाँ लगा दिए, ये फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई कर दिए, तो वेरिएबल हो जाएगा v और उसका पावर हो जाएगा n+1, यानी जो पावर है उसमें एक बढ़ाना पड़ेगा, वो हो जाएगा माइनस गामा +1, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा n+1 से, मतलब माइनस गामा +1 से। तो देखो आपको समझ में आया क्या, ये एकदम आसान है। आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिए। हमने क्या किया, इसके अंदर माइनस गामा को n फर्ज कर लिए, तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन n+1। ओके, v के पावर में ये चीज़ उठाकर हम यहाँ रख देंगे, और अब आप देखो क्या हो जाएगा। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, W इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट v का पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, और ये जो कुछ भी हमने इंटीग्रेशन किए हैं ये फ्रॉम v1 टू v2 किए, इसलिए यहाँ पर v1 ले लेंगे, यहाँ पर v2 ले लेंगे। ओके, देखो आप लोग समझ में आया क्या आपको, सिंपल इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया और उसको यहाँ ला के रख दिए। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये आ जाएगा k इन ब्रैकेट, ये जो v का पावर माइनस गामा +1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 +1 को पहले लिख लेते हैं और माइनस गामा को बाद में, तो 1 माइनस गामा। ओके, ऐसा ही नीचे भी कर सकते हैं 1 माइनस गामा, और लिमिट्स आ जाएगी v1 से v2 तक। देखिए बराबर आया ध्यान में, माइनस गामा +1, तो उसको क्या करें 1 माइनस गामा, ऐसे नीचे भी कर दिए। चलो अब एक और काम करते हैं, अब हम इसमें
जो अपॉन में जो कांस्टेंट हमको दिख रहा है हम उसको बाहर कर देते, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा W इज इक्वल टू, ये 1 माइनस गामा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K अपॉन 1 माइनस गामा, और ब्रैकेट में बचेगा V 1 माइनस गामा, और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो V1 से V2 तक हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। 1 माइनस गामा कांस्टेंट था, उसको मैंने बाहर कर दिया। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, 1 अपॉन 1 माइनस गामा के रूप में इसको ले लेते और K को अंदर भेज देते, तो K इंटू V का पावर 1 माइनस गामा, और ये चीज़ है V1 से V2 तक। देखो हमने क्या किया अभी, वो जो K था उसको अंदर ला लिए कांस्टेंट को, और 1 माइनस गामा 1 अपॉन 1 माइनस गामा को बाहर ही रहने दिए। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर K के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोग देखो, हमने यहाँ पर पॉइजन्स इक्वेशन यूज़ किए थे, पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो K जो है वो ये था, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और V के पावर गामा का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, और अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, P1 इंटू V1 का पावर गामा इज इक्वल टू K। ओके, और यही वाला कांस्टेंट क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2 का पावर गामा, यानी इनिशियल कंडीशन में ये प्रोडक्ट क्या आएगा, फाइनल कंडीशन में ये प्रोडक्ट क्या आएगा, तो इसकी भी वैल्यू K है, इसकी भी वैल्यू K है। मतलब मैं K की जगह पर ये भी यूज़ कर सकता हूँ और K की जगह पर ये भी यूज़ कर सकता हूँ, तो जैसी ज़रूरत होगी वैसे मैं K की वैल्यू यूज़ करूँगा। ओके, तो इसको आप अपने दिमाग में रखिए। और अब आप देखो कि हमको करना क्या है इसके अंदर। हम इसको इस तरह से लेंगे, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा इन ब्रैकेट। यहाँ पर मुझे V की जगह पर पहले अपर लिमिट रखना है, यानी V2, तो मैं K की फाइनल वैल्यू ले लूँगा। ओके, आप देखो एक बार फिर से, V की जगह पर मुझे पहले ऊपर वाली वैल्यू लेना है, अपर लिमिट लेना है, V2 लेना है। तो जब मैं V के साथ में V की जगह पर जब मैं V2 लूँगा तो मैं K की जगह पर K की फाइनल वाली वैल्यू लूँगा। यानी इस तरीके से K की वैल्यू मुझे लेना है P2 इंटू V2 टू द पावर गामा, ये मैंने K ले लिया हूँ। ओके, इंटू ये V की जगह पर ले लेंगे V2, और उसका पावर रहेगा 1 माइनस गामा, फिर आएगा माइनस। ओके, और जब माइनस करेंगे तो K साथ में जाएगा उसके कांस्टेंट के तौर पे। ओके, के वी साथ में जाएगा। तो अब ये जो K है, अब मुझे इनिशियल वैल्यू लेना है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी P1 इंटू V1 का पावर गामा, और ये V की जगह पर अब V1 ले लेंगे तो ये आएगा V1, और उसका पावर होगा 1 माइनस गामा। ओके, आपको ये समझ में आया कि ये माइनस के साथ में यहाँ पर ये भी K है और माइनस के साथ में ये भी K है। पहले मैंने K की जगह, पहले मैं अगर मान लो हम K को K ही रहने देते हैं तो V की जगह पर पहले V2 लेंगे, V की जगह पर बाद में V1 लेंगे, लेकिन K दोनों साथ में, दोनों जगह साथ में जाएगा। ओके, फिर हमने K की जगह पर पहले उसकी ये वाली वैल्यू ले लिए इस V2 की वजह से, फिर बाद में हमने उस साइड में K की जगह पर ये इनिशियल वैल्यू ले लिए। ओके, समझ में आया होगा आपको। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलो, और आप देखो इसको क्या हो सकता है, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा इन ब्रैकेट। यहाँ पर है P2 V2 का पावर गामा। अब ये V2 का पावर 1 माइनस गामा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, V2 का पावर 1 और V2 का पावर माइनस गामा, एक ही बात है। क्योंकि आप देखो V2 का पावर 1 माइनस गामा है, तो V2 का पावर 1 इंटू V2 का पावर माइनस गामा, इस तरह से लिख सकते हैं इंडाइसिस का रूल यूज़ करके। माइनस यहाँ पर भी हम कर सकते हैं सेम वैसे ही, इस जगह पर ये आ जाएगा P1 V1 का पावर गामा इंटू ये जो V1 का पावर है मैं इसको लिखूंगा V1 का पावर 1 इंटू V1 का पावर माइनस गामा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, 1 माइनस गामा को मैंने V1 का पावर 1 लिखा पहले, फिर V1 का पावर माइनस गामा लिख दिया। ओके, चलो और आगे बढ़ाते इसको। अब आप देखो, इसको अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो हमको अगला स्टेप कुछ इस तरह से मिलेगा, W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा ब्रैकेट। आप लोग एक चीज़ देखो कि V2 का पावर गामा है और V2 का पावर माइनस गामा है, मतलब इसके साथ में ये कट जाएगा, और अगर ये कैंसिल हो गया तो अब ये बचा P2 और ये बचा V2 का पावर 1 यानी V2। इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है P2 V2 बीच में माइनस।
ओके, यहाँ पर भी आप देखो V1 का पावर गामा है और V1 का पावर माइनस गामा है, इसके साथ में ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचा कौन, P1 और V1 का पावर 1 यानी V1। इसका मतलब यहाँ से जो चीज़ बची वो है P1 V1। ओके, तो मुझे यकीन है कि आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। किस तरीके से हमने किए, हर स्टेप को बराबर आप समझ कर जो है नोट डाउन करते जाओ। ये हमारे पास वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस की फाइनल इक्वेशन आ गई, यानी ये फार्मूला जो है ये एक्चुअली वर्क डन का फार्मूला है एडियाबेटिक प्रोसेस में। लेकिन हम इस फार्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट और भी कर सकते हैं। ओके, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। अब आप देखो आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि हमने पहले मैंने बताया था आपको कि जब हम थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को जब भी हम डील करेंगे तो हम ये इमेजिन करेंगे कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो है उसमें आइडियल गैस है, और अगर ये आइडियल गैस है तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल गैस इक्वेशन लागू होंगी। आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। ओके, तो अगर मुझे इनिशियल कंडीशन के लिए लेना है तो मैं यहाँ पे ले लूँगा P1 V1, तो ये आ जाएगा n टाइम्स RT1। और अगर मुझे P2 V2 लेना है, फाइनल कंडीशन लेना है, तो वो आ जाएगा nRT2। तो बस हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। P1 V1 की जगह पर मैं nRT1 ले लूँगा और P2 V2 की जगह पर मैं लूँगा nRT2, यानी ये वैल्यू यहाँ ले लेंगे, ये वैल्यू यहाँ ले लेंगे। ओके, और अब देखो अब क्या हो सकता है, अगर ऐसा किए तो ये आएगा W = 1/1 माइनस गामा इन ब्रैकेट P2 V2। जाहिर है P2 V2 की जगह पर कौन आएगा, nRT2 माइनस P1 V1 की जगह पर क्या आएगा, nRT1। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको भी ध्यान में आया होगा किस तरीके से हमने किया, आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया उसमें। ओके, और अब जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल दो। तो देखो क्या निकल सकता है कॉमन, n और r कॉमन निकलेगा। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा W = nR इन ब्रैकेट, यहाँ है T2 माइनस T1, यानी यहाँ से nR कॉमन निकाल लिए और इन दोनों को अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस गामा। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले वो CV का कंसेप्ट यूज़ करके भी बताया था, यानी हम वैसे भी इसका डेरिवेशन कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में ये वाला मेथड जो है वो दिया हुआ है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा डेरिवेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम एक दो केसेस हम इसके बना सकते हैं। आप देखो दो केस बन सकते हैं इसके अंदर। पहला केस, अगर मैं T2 > T1 ले लेता हूँ मान लो, तो T2 > T1 जब मैं लूँगा तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर W की जो कीमत है वो यहाँ से, अगर मैं ऊपर ऊपर अगर बात करूँगा तो T2 - T1 की जगह पर ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, मतलब ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा nR × पॉजिटिव नंबर, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। लेकिन आप यहाँ नीचे देखो 1 माइनस गामा, आपको समझ में आया होगा 1 माइनस गामा, गामा इज ग्रेटर देन 1, मैंने आपको शुरू में बताया हूँ आज के लेक्चर में। तो 1 माइनस गामा इज नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पार्ट पॉजिटिव है, लेकिन 1 माइनस गामा जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब W = नेगेटिव। यानी इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर T2 > T1 होता है, यानी फाइनल टेम्परेचर, अगर मान लो किसी सिस्टम के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, फास्ट प्रोसेस हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसके अंदर फाइनल टेम्परेचर बड़ा है और इनिशियल टेम्परेचर कम है, तो वर्क डन निगेटिव होगा। ओके, क्यों निगेटिव होगा उसका कंसेप्ट मैंने आपको अभी समझाया। अब यहां पर मैं दूसरी बात बताता हूं। सेकंड पॉइंट के अंदर मान लो कि T2 इज लेस देन T1। अब T2 लेस देन T1 अगर है, यानी उस एडियाबेटिक प्रोसेस का की वजह से उस सिस्टम का फाइनल वाला जो टेम्परेचर है वो कम हो गया मान लो इनिशियल टेम्परेचर से, तो ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा W = अब आप एक चीज़ देखो, T2 ये वाला जो टेम्परेचर है ये छोटा है और ये बड़ा टेम्परेचर है, तो ये ऊपर वाला आंसर जो है निगेटिव हो गया। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर निगेटिव है। नीचे 1 माइनस गामा, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1,
तो ये हमेशा निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये नीचे निगेटिव, तो ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो गया, इसका मतलब W इज इक्वल टू पॉजिटिव आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमको जो केस नज़र आया वो ये है कि अगर मान लो कोई एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर कोई गैस जो है वो कूल होती है, यानी उसका फाइनल टेम्परेचर अगर कम होता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। ओके ओके, तो ये था एडियाबेटिक प्रोसेस का पूरा उसका वर्क डन का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट। ओके, अब फाइनली आखिर में, वैसे तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल जो है वो पूरी तरह से एंड हो गया है, लेकिन जैसा हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर पीवी डायग्राम की स्टडी किए थे, वैसे ही हम एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर भी पीवी डायग्राम की स्टडी कर सकते हैं। आप देखो कि पीवी डायग्राम अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर बनाना चाहें, मान लो कि यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है और ये ज़ीरो है। ओके, तो इनिशियली सपोज करते हैं कि सिस्टम इस जगह पर है, पॉइंट ए पर, तो यहाँ पर मुझे उसका प्रेशर लेना पड़ेगा P1, वॉल्यूम लेना पड़ेगा V1 और टेम्परेचर लेना पड़ेगा T1। ये चीज़ हमने पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं लिए थे क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट था। ओके, तो P1 V1 T1 इज़ द इनिशियल कंडीशन। ओके, और आइडियाबेटिक प्रोसेस जो है उसके अंदर ये जो इसका जो कर्व जो मिलता है तो एकदम शार्प मिलता, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा स्लोप नहीं जाएगा उसके अंदर, वो बहुत ऐसा कर्व जैसा नहीं जाएगा, बल्कि वो इस तरह से जाएगा, इस अंदाज में। यहाँ आकर ये सिस्टम ख़त्म हो गई, ये बी। ओके, तो बी फाइनल पोजीशन जो है इसके अंदर ले लेंगे P2 V2 और ये T2 टेम्परेचर। ओके, मान लो इनिशियली ये था, फाइनली ये है, तो ये इस तरीके से। अब आप एक चीज़ देखो कि जैसा आप देख रहे हो कि इसमें एकदम ऐसा खड़ा खड़ा ग्राफ जैसा आ गया, मतलब इसका स्लोप बहुत ज़्यादा आने वाला है। ओके, पहले जो स्लोप आया था वो काफ़ी कम आया था आइसोथर्मल प्रोसेस में, इसमें जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर हमको इसका स्लोप अगर मालूम करना हो तो हम यहाँ पर हम आइडियाबेटिक प्रोसेस जो है उसकी इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। उसकी इक्वेशन थी PV⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिए तो ये आ जाएगा P इंटू इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा गामा इंटू V⁴ बराबर है। आप याद रखो x⁴n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स x⁴n−1, बराबर है। तो यही वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करें इसके अंदर, इंटू dv माइनस V⁴ इंटू dp इज इक्वल टू 0। अब इसमें से एक काम करो, ये पूरा नंबर को उधर शिफ्ट कर लेते, तो ये आ जाएगा p इंटू गामा इंटू V⁴ इंटू dv इज इक्वल टू V⁴ इंटू dp। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, स्लोप अगर निकालना है तो डेफिनेटली मैंने पहले भी बताया था dp/dv आ जाएगा, तो ये dv को उधर भेज दो, ये नंबर को इधर ला लो। इसका मतलब आपको मिलेगा dp/dv इज इक्वल टू, यानी ये dv को मैंने उधर भेज दिया और ये वाले नंबर को इधर ला लो, तो ये हो जाएगा गामा टाइम्स p V⁴ और ये v का पावर गामा यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आप लोग इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गामा टाइम्स p V⁴ V⁴ अपॉन V⁴ ओके, V⁴ से V⁴ कैंसिल हो गया और ये वॉल्यूम को नीचे ला लो। इसका मतलब dp/dv इज इक्वल टू क्या चीज़ मिली हमको इसमें, इसके अंदर हमको मिली गामा टाइम्स p/v। तो ये हमको मतलब यहाँ एक गलती हो रही है, ये बीच में प्लस आएगा और इसलिए ये इधर आकर माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, यानी ये सब इस तरह से होगा। तो स्लोप की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो आएगी माइनस गामा टाइम्स p/v। देखो इससे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप की वैल्यू हमको मिली थी माइनस टाइम p/v, यानी वहाँ पर भी स्लोप निगेटिव आया था, लेकिन वहाँ पर गामा नहीं था, वहाँ पर गामा की जगह पर 1 था, यानी वहाँ का स्लोप था माइनस p/v, और इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर स्लोप की वैल्यू मिली माइनस गामा टाइम्स p/v। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस भी आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली ये स्लोप वाला जो कंसेप्ट है, तो ये JEE और नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। ओके,
एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर स्लोप की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप की वैल्यू से गामा टाइम्स बड़ी होगी। क्या चीज़ नजर आई? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कर्व हमको मिला था उसका स्लोप और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो स्लोप मिला, उस जो कर्व मिला उसका स्लोप, दोनों का जो स्लोप है उसमें से एडियाबेटिक का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स बड़ा होता है। ओके, अब फाइनली यानी यहाँ पर वैसे वर्क डन का कंसेप्ट पूरा हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने आपको अपने लेक्चर के दौरान बताया था कि मैं एडियाबेटिक रेशो यानी गामा जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा ताकि आपको पुरानी कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉल हो जाए। पुरानी चीज़ें मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हमने पढ़ा था वो चीज़ें जो है वो रिकॉल हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा गामा के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। आप देखिए कि गामा जो है वो एडियाबेटिक रेशो है और ये जो एडियाबेटिक रेशो है इसकी वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। हम लोगों ने 3 टाइप की अलग अलग गैसेस पढ़े थे। हमने पढ़े थे मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और पॉली एटॉमिक गैस। ओके, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा अलग होगा, डाई के लिए अलग होगा, पॉली के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए अलग होगा। इसका मतलब वो डिपेंड करता है काय पर? नेचर ऑफ गैस पे। यहाँ पर एक जनरल फार्मूला आप याद रखो, गामा का एक जनरल फार्मूला है और वो है 1+2/f। ये फार्मूला याद रखो। यहाँ पर f का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर आपने ये कंसेप्ट, ये छोटा सा फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, इसको अगर आप अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं तो फिर आप इजीली गामा की वैल्यू बना सकते। देखिए क्या करेंगे, अगर आपको मोनो एटॉमिक गैस लेना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कीमत 3 होती है। अगर आपको डाई एटॉमिक लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। अगर आपको पॉली एटॉमिक गैस लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम आमतौर पे 6 होता है। ओके, पॉली एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए या पॉली एटॉमिक के लिए वो आमतौर पे 6 होता है। अब ये नंबर अगर आपने यहाँ रख दिया तो देखिए क्या होगा, गामा इज इक्वल टू 1+2/3 मोनो एटॉमिक के लिए। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्रॉस 1/1 क्रॉस करेंगे तो 3+2 यानी 5/3 मतलब 1.67। ये आ गया गामा फॉर मोनो एटॉमिक। ओके, तो मोनो एटॉमिक के लिए 1.67 ये हो गया मोनो एटॉमिक के लिए। नंबर 2, अगर डाई एटॉमिक के लिए करना है तो 1+2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 + 2 7/5। इसको सॉल्व करेंगे 1.4, ये हो गया डाई एटॉमिक के लिए। तीसरा, अगर हमको पॉली एटॉमिक गैस के लिए करना है वो आ जाएगा 1+2/6 इज इक्वल टू 6, इधर 6 + 2 मीन्स 8, ये हो जाएगा 8/6 मतलब 4/3 मतलब 1.33। ये गामा की वैल्यू आ गई। ओके, तो आपको जनरलाइज्ड बस ये फॉर्मूला याद करना है। अगर आपको गामा इज इक्वल टू 1+2/f ये जनरल फार्मूला अगर मालूम है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो फिर अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पर से गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये गामा की अलग अलग एडियाबेटिक रेशो की अलग अलग वैल्यू है। ये 3 वैल्यू से एक चीज़ समझ में आ रही है कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 1.67। ओके, तो ये था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस और स्पेशली आज के लेक्चर में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस ये 2 को हमने डील किए और वो भी कंप्लीट डिटेल्स में। मुझे पूरा यकीन है आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया हूँ। उस लिंक में आज तक इस चैप्टर का जो कुछ भी पार्ट हुआ है तो उसके कंप्लीट नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, इंशाल्लाह बचा हुआ जो पार्ट है उसके लिए हम अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।